मॉनेटरी पॉलिसी इज अबाउट, ये कौन बनाता है मॉनेटरी पॉलिसी? किसी भी मुल्क का सेंट्रल बैंक बनाता है। पाकिस्तान के केस में सेंट्रल बैंक है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट बनाती है, मॉनेटरी पॉलिसी स्टेट बैंक बनाता है। अब इन दोनों को आप सेम मत समझिएगा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इज नॉट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, इट्स an established separate institution। तो जैसे मैंने आपको आपको ये बताया कि बजट इज रिलेटेड टू रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर्स, मॉनेटरी पॉलिसी इज रिलेटेड टू फ्लो ऑफ मनी एंड इंटरेस्ट रेट। ये काम होता है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मॉनेटरी पॉलिसी का कि वो फ्लो ऑफ मनी को डिसाइड करता है, इंटरेस्ट रेट को डिसाइड। ठीक हो गया। अब बात करते हैं जरा फिस्कल डेफिसिट की। देखिए फिस्कल डेफिसिट को फिर हम बजट डेफिसिट भी कह सकते हैं, अभी मैंने आपको बताया इट्स काइंड ऑफ सेम थिंग। किस चीज का नाम है फिस्कल डेफिसिट या बजट डेफिसिट होना? इस इनइक्वालिटी का नाम है। अगर आपके रेवेन्यूज आपके एक्सपेंडिचर से कम हैं, इसका मतलब है कि वी आर फेसिंग द बजट डेफिसिट एंड फिस्कल डेफिसिट। ठीक हो गया। नाउ टू अंडरस्टैंड व्हाई डू वी हैव दिस इनइक्वालिटी, यही अब मेरी सारी कोशिश है कि हम ये अंडरस्टैंड कर सकें कि बेसिकली पाकिस्तान के मसले क्या हैं कि पाकिस्तान के रेवेन्यूज एक्सपेंडिचर से कम हैं। इस बात के रीजंस रेवेन्यू साइड पे भी हैं और एक्सपेंडिचर साइड पे भी है। रेवेन्यू साइड पे रीजन ये है कि हमारे पास रेवेन्यूज कम है और एक्सपेंडिचर ज्यादा है ऑफ कोर्स, बट ऐसा क्यों है यही आपको मैंने अंडरस्टैंड करवाना है। देखिए जब हम बात करते हैं ना रेवेन्यूज की, तो जो सबसे बड़ा जो जो दो आपके रेवेन्यू स्ट्रीम्स होती हैं या सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है, वो क्या होता है? एक टैक्स रेवेन्यू और एक नॉन टैक्स रेवेन्यू। ठीक है, यानी कि एक रेवेन्यू जो कि हम टैक्सेस के थ्रू जनरेट करते हैं और एक जो कि नॉन टैक्स के थ्रू हम जनरेट करते हैं। लेकिन जो मेजर पोर्शन होता है रेवेन्यू का वो टैक्सेस से आता है। ठीक है, तो विल फोकस ऑन टैक्स रेवेन्यू, जो पैसे हमने टैक्सेस से इकट्ठे किए। अब टैक्सेस के अंदर अगर हम फर्दर देखें तो टैक्सेस आर डिवाइडेड इनटू मेजर टैक्सेस। ठीक हो गया, यानी कि हम ये दो तरह के टैक्सेस इंपोज करते हैं ताकि हम अपने टैक्स को रेज कर सकें। तो ये थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि बेसिकली ये डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट। आपने ये चीजें पहले पढ़ी हुई हैं? ओके चलो, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस टू अंडरस्टैंड दिस, तो जस्ट कीप एन ओपन माइंड। डायरेक्ट टैक्सेस बेसिकली क्या होते हैं? डायरेक्ट टैक्सेस हम कहते हैं उन टैक्सेस को जो कि प्रोग्रेसिव इन नेचर होते हैं। डायरेक्ट टैक्सेस आर दोज व्हिच आर progressive in nature. Now, what do I mean? A tax being progressive in nature. ठीक है, इस बात का मतलब ये है कि वो टैक्सेस जो कि आपकी इनकम के साथ बढ़ते हैं, यानी कि जितना आपके पास अमाउंट होती है उसके साथ वो बढ़ते हैं। नाउ सेल्स टैक्स इज नॉट अ डायरेक्ट टैक्स। इनकम टैक्स is an example of a direct tax, because the more income that you have, the more direct tax you'll have to pay, the more income tax that you'll have to pay. ये इनकम टैक्सेस होते हैं। इस तरह वेल्थ टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, ठीक है, लैंड टैक्सेस, ये सारी एग्जांपल्स हैं डायरेक्ट टैक्सेस की। यानी कि जितनी आपके पास अमाउंट ज्यादा है, प्रॉपर्टी ज्यादा है, वेल्थ ज्यादा है, लैंड ज्यादा है, उसके मुताबिक आपको टैक्सेस किए जाएंगे। इसको डायरेक्ट टैक्सेस कहते हैं। ठीक है, दूसरी जो टाइप है उसको हम इनडायरेक्ट टैक्स जिसको हम कहते हैं, उनकी नेचर रिग्रेसिव होती है। एक तो उनको कहा जाता है कि वो रिग्रेसिव नेचर के टैक्सेस हैं। दूसरी एक और टर्म इस्तेमाल की जाती है उनके लिए कि दे आर इनडिस्क्रिमिनेटरी इन नेचर। व्हाई आर दे नोन एज, व्हाई आर दे कॉल्ड इनडिस्क्रिमिनेटरी? एनी आइडिया अबाउट इट? Because it doesn't discriminate between rich and poor. ठीक है, इट इज सेम फॉर एवरीवन।
That is what is wrong about indirect taxes. And one of the example is GST, General Sales Tax, जिसको जो कि हम हमारे प्रोडक्ट के ऊपर देते हैं। अब यहाँ पे अब आपने मसला अंडरस्टैंड करना है। मैंने आपको बताया बजट बनाने के लिए हमें रेवेन्यू चाहिए, रेवेन्यू के अंदर मेजर पोर्शन टैक्सेस से आता है। अब मुझे ये बताइए कि टैक्सेस के अंदर किसकी तरफ से कंट्रीब्यूशन ज्यादा होना चाहिए, डायरेक्ट टैक्सेस का या इनडायरेक्ट टैक्सेस का? ऑफ कोर्स डायरेक्ट टैक्सेस। अब पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम ही ये है कि वी आर अनएबल टू रेज इनफ डायरेक्ट टैक्सेस। हम जो हमारा टारगेट होता है डायरेक्ट टैक्सेस का, उसको हम पूरा नहीं कर पाते। अब उसकी क्या वजूहत हैं, उसके लिए तो एक सेपरेट पूरी क्लास चाहिए, बट जस्ट टू गिव यू एन आइडिया इन ब्रीफ समरी। देखिए डायरेक्ट टैक्सेस तब लगाए जाते हैं व्हेन यू नो हाउ मेनी टैक्स पेयर्स यू हैव इन द कंट्री। यानी कि जब आपको ये क्लियर हो कि आपका टैक्स नेट कितना है। टैक्स नेट जब टर्म इस्तेमाल की जाती है ना, टैक्स नेट, इसका मतलब है कि कितने टैक्स पेयर्स है पाकिस्तान में एलिजिबल। और टैक्स वॉल्यूम यानी कि उनसे हम कितना वॉल्यूम जनरेट कर सकते हैं टैक्सेस का। तो पाकिस्तान में तो बहुत से मसाइल हैं। हम वेल्थ छुपाते हैं, इनकम छुपाते हैं, एसेट्स छुपाते हैं, ऐसी पॉलिसीज लेके आते हैं जिसमें हम हमें रिड्यूस टैक्सेस पे करना पड़े, लूप होल्स ढूंढते हैं। ठीक है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली देखिए, जो पाकिस्तान के सबसे जो बड़े टैक्स पेयर्स हैं वो कौन लोग हैं? वो वही लोग हैं जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं, जो कि एग्रीकल्चरलिस्ट्स हैं, जो कि बिजनेसमैन, और वो वही हैं जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारी गवर्नमेंट और लेजिस्लेचर से रिलेटेड है। यानी कि या तो वो खुद है गवर्नमेंट्स के अंदर, या उनके जो आप कह लें कि उनके साथ में, तो वो अपने ऊपर इम्पोज नहीं होने देते। लेकिन रेवेन्यू तो चाहिए कंट्री को। तो जब डायरेक्ट टैक्सेस के टारगेट्स पूरे नहीं होते, तो फिर सारे के जो फिर ज्यादा मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ शिफ्ट हो जाती है? टुवर्ड्स इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक हो गया। अब इनडायरेक्ट टैक्सेस जब इंक्रीज होते हैं तो उससे क्या इम्पैक्ट होता है सोसाइटी के अंदर? देखिए इनडायरेक्ट टैक्सेस के इंक्रीज होने से हमारी सोसाइटी के अंदर हम देख सकते हैं प्रॉब्लम लाइक इन्फ्लेशन एंड लाइक पॉवर्टी। हमारी प्राइसेस, कंज्यूमर प्राइसेस बढ़ जाती हैं, पॉवर्टी इंक्रीज होती है, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होती है। ठीक है। तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस से रिलेटेड होते हैं। तो आपको ये समझ आ गया कि पाकिस्तान में रेवेन्यू जनरेशन के प्रॉब्लम्स लाइक जस्ट बेसिक्स मैंने अभी आपको बताई है वो क्या है। गुड। अब हम चलते हैं दूसरी साइड पे, यानी कि एक्सपेंडिचर की साइड पे, कि उधर क्या मसला है। देखिए जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमारे रेवेन्यूज दो किस्म के होते हैं मेजर, इसी तरह हमारे एक्सपेंडिचर्स भी मेजर दो किस्म के हैं। पहला, इसको हम बोलते हैं करंट एक्सपेंडिचर, और दूसरा जो एक्सपेंडिचर है उसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। तो करंट एक्सपेंडिचर एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। अब व्हाट इज करंट एक्सपेंडिचर और व्हाट इज डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, ये आपने समझना है। देखिए करंट एक्सपेंडिचर का कोई करंट अकाउंट से कोई ताल्लुक नहीं है। करंट एक्सपेंडिचर एक एक स्पेसिफिक टाइप के एक्सपेंडिचर का नाम है। उसके अंदर मेजर जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो कौन कौन से आते हैं? फॉर एग्जांपल करंट एक्सपेंडिचर के अंदर आती है जो कि सैलरीज पे करनी होती हैं गवर्नमेंट ने अपने लोगों को, वो करंट एक्सपेंडिचर के खर्चे के अंदर आती है। इसी तरह आपकी जो डेट फाइनेंसिंग है वो करंट एक्सपेंडिचर के अंदर आती है। डेट फाइनेंसिंग क्या होती है? यानी कि वो पैसे जो कि हमने कर्जे की मद में लिए और जो कि हमने वापस करने हैं, जो इंटरेस्ट पेमेंट्स होती हैं। एंड देन अनदर मेजर पोर्शन ऑफ करंट एक्सपेंडिचर इज द डिफेंस बजट। ये भी एक बहुत बड़ा आप कह लें कि एक हिस्सा है हमारे बजट का। अबाउट 16 to 17% ऑफ पाकिस्तान बजट, पाकिस्तान एक्सपेंडिचर गोज टू डिफेंस। तो ये तो है हमारे करंट एक्सपेंडिचर। फिर दूसरे किस्म के एक्सपेंडिचर्स होते हैं डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। नाम से जाहिर है वो एक्सपेंडिचर जो कि डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल होते हैं। पाकिस्तान में डेवलपमेंट प्रोग्राम,
ठीक हो गया। ये वो पैसे हैं के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स के लिए, एहसास के लिए, एहसास प्रोग्राम के लिए, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए, यानी कि वो पैसे जो कि लोगों की फलाह बहबूद और कंट्री की इंप्रूवमेंट में लगे। अब मैंने आपको जो बेसिक स्ट्रक्चर है बजट का वो मैंने आपको समझा दिया। बात ये है कि हम बात कर रहे थे कि डेफिसिट तब आता है जब ये वाली इनइक्वालिटी हो, व्हेन योर एक्सपेंडिचर्स आर मोर देन योर रेवेन्यूज। तो हम जब इसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, व्हाट डू यू थिंक वी डू? हम दो काम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमने जो लार्जली देखा है अपने मुल्क के ट्रेंड्स को देखते हुए, एक तरफ तो हम रेवेन्यू को इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, और दूसरी तरफ में हम एक्सपेंडिचर्स को डिक्रीज करने की कोशिश करते हैं। ऐसा ही है। ओके, बट करते कैसे हैं? दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। क्या उसका इम्पैक्ट पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर हम बात करें। देखिए, रेवेन्यू को जब इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं, व्हाट वी शुड फोकस अपॉन इज द डायरेक्ट टैक्सेशन, but instead, due to numerous reasons, we put that onus onto indirect taxes। तो एक तरफ तो हम indirect taxes को इंक्रीज करते हैं, जो कि एक हद से ज्यादा इंक्रीज में नहीं हो सकते, तो हमारा रेवेन्यू पूरा तो नहीं होता। दूसरी तरफ जब हम एक्सपेंडिचर को काटने की कोशिश करते हैं, तो मुझे भी आप बताइए, मैंने आपको बताया कि दो तरह के एक्सपेंडिचर्स होते हैं, करंट एंड डेवलपमेंट। कैन वी रिड्यूस करंट एक्सपेंडिचर्स, लाइक कैन वी से salaries are going to be decreased and we are not going to pay our debts, or defense budget would be decreased? No, our defense budget is appropriate, ठीक है, we need that। अगेन ये जो हम मतलब बगैर सुने जाने देखे हम बातें करते हैं, we criticize so much the defense budget, it is unwarranted, it is wrong, the criticism unfounded है ये। what do you mean that much higher? Look where you live in the world, look at your surroundings, look at the countries which surround you, want you to fail. They do, make no mistake about it. India wants you to fail as a state. We need that security। I mean, it is just like living in a neighborhood जहाँ जो criminals के लिए जाना माना जाता हो, and you don't do anything for your security। Would that make sense? No। तो हम उसको तो डिक्रीज नहीं कर सकते। तो व्हाट वी डू यूजुअली, हम डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर के ऊपर कट लगा देते हैं, यानी कि वो पैसे जो कि हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल होते हैं, उसको हम काट देते हैं। तो जहां ऊपर इनडायरेक्ट टैक्सेस के इंक्रीज होने से आम इंसानों की जिंदगी के ऊपर एक बुरा इंपैक्ट आता है, वहीं डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर को कटने से भी उनकी जिंदगी में इंपैक्ट आता है। तो ये पाकिस्तान का बजट का प्रॉब्लम है, ये पाकिस्तान का फिस्कल डेफिसिट का प्रॉब्लम है कि हमसे रेवेन्यू और डेफिसिट पूरे नहीं, रेवेन्यू जो है पूरा नहीं होता, और हम उसको पूरा करने के लिए जिस तरह के इकदाम करते हैं, और हम एक वर्लपूल में फंसे जा रहे हैं। क्लियर हुआ ये? ओके, गुड। सेकंड जो पाकिस्तान का बड़ा प्रॉब्लम है वो है द करंट अकाउंट डेफिसिट, द करंट अकाउंट डेफिसिट ऑफ पाकिस्तान। Now, to understand what is current account deficit of Pakistan, we need to understand what is a current account first। देखिए, करंट अकाउंट किसी भी मुल्क का वो एक अकाउंट होता है, खाता होता है, जिसके थ्रू फॉरेन एक्सचेंज फ्लो करता है। बाय फ्लो आई मीन इनफ्लो भी है और आउटफ्लो भी है, यानी कि करंट अकाउंट में का मतलब वो पैसे हैं जो कि एक्सपोर्ट्स की मद में पाकिस्तान में आते हैं और इंपोर्ट्स की मद में पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, जो कि रेमिटेंसेस की मद में पाकिस्तान से बाहर जाते हैं या पाकिस्तान के अंदर आते हैं, जो कि इन्वेस्टमेंट्स और लोन की शक्ल में पाकिस्तान से बाहर जाते हैं या पाकिस्तान में आते हैं। इसको हम करंट अकाउंट कहते हैं। ये बात क्लियर होगी ना? पाकिस्तान को करंट अकाउंट डेफिसिट का सामना क्यों है? अब आपको मैंने इसके वो बता दी है कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। देखिए, ट्रेड की जब हम बात करते हैं तो ट्रेड दो किस्म का होता है, इनके ट्रेड के अंदर दो चीजें हैं।
आपके एक्सपोर्ट है, आपकी इंपोर्ट है। पाकिस्तान को करंट अकाउंट डेफिसिट के अंदर एक बहुत बड़ी वजह करंट अकाउंट डेफिसिट की ट्रेड डेफिसिट है। ठीक है, ट्रेड डेफिसिट का मतलब ये है कि आवर इंपोर्ट्स आर टू हाई एज कंपेयर टू आवर एक्सपोर्ट्स। हमारी एक्सपोर्ट्स बहुत कम है, जिस तरह की हमारी कंट्री है उसके मुताबिक इसकी बहुत ज्यादा होनी चाहिए, और हमारी इंपोर्ट्स बहुत ज्यादा है। एक यानी कि ट्रेड किस तरह का कंट्रीब्यूशन कर रहा है टुवर्ड्स करंट अकाउंट, नेगेटिव कंट्रीब्यूशन या पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन, मैथमेटिकली अगर हम देखें। नेगेटिव। फिर बात करते हैं रेमिटेंसेस की। रेमिटेंसेस क्या पैसे होते हैं जो कि एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाते हैं, जो रेमिटेंसेस की मद में, यानी कि जो बाहर काम कर रहे हैं मुल्क से, वो अपने मुल्क में जो वापस पैसे भेजते हैं। पाकिस्तान में रेमिटेंसेस पाकिस्तान से जाने वाली ज्यादा है या पाकिस्तान में आने वाली ज्यादा है? ऑफ कोर्स आने वाली ज्यादा है, क्योंकि पाकिस्तान इज डेवलपिंग इकोनॉमी। पाकिस्तान में से लोग ज्यादा बाहर जाके काम करते हैं, तो 90 लाख के करीब के 1 करोड़ के करीब पाकिस्तानी बाहर बचता है पूरी दुनिया में। जो मेजर डेस्टिनेशन है जहाँ पे रह के काम करते हैं, दैट इज सऊदी अरब एंड अमेरिका एंड यूरोप। यूरोप के अंदर भी स्पेसिफिकली आपके इंग्लैंड एंड जर्मनी एंड फ्रांस, यूएई भी है, कतर भी है, ये बड़ा कंट्रीब्यूशन पेश करती है। तो ये तो रेमिटेंसेस तो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन देते हैं। तीसरा है इन्वेस्टमेंट एंड लोन। प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट्स कम है, लोन ज्यादा है। लोन्स लेते हैं वो पैसे तो आते हैं, बट इज दैट अ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन और नेगेटिव कंट्रीब्यूशन? यू हैव टू पे इन देम बैक, एंड दैट टू विद इंटरेस्ट। नेगेटिव, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट्स कम है, वो भी नेगेटिव। तो अब मैथमेटिकली स्पीकिंग अगर हम देखें, ट्रेड डेफिसिट का और कम इन्वेस्टमेंट से ज्यादा लोन का जो नेगेटिव शेयर है वो इतना ज्यादा है कि रेमिटेंसेस के पॉजिटिव होने का इम्पैक्ट पड़ता नहीं, उस तरह पड़ता। दैट्स व्हाई वी आर इन द करंट अकाउंट डेफिसिट। तो आपको ये बेसिक्स मैंने बताई हैं, आई हैवंट गॉटन इनटू डिटेल, आई कांट, बट ये टर्म्स आई अंडरस्टैंड। हम सारा दिन जब भी अखबार खोलते हैं ये टर्म्स हमारे सामने आती हैं, इसके मुताबिक ऑपेड्स लिखे होते हैं, न्यूज आती है, तो उसमें तो नहीं बताते ना कि फलां चीज क्या होती है क्या होती है, दे assume that we already know। तो आपको ये थोड़ा सा समझाना जरूरी था, बिकॉज आईएमएफ के जो प्रपोजल्स हैं, जो रिकमेंडेशंस है, वो इन्हीं चीजों के लिए। तो यहाँ अगर यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो यू कैन आस्क। ओके, then we can go back to what we were studying। so अब what does it do? हमें ये समझ आ गई कि ये बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के सामना करने वाली कंट्रीज को शॉर्ट टर्म लोन्स देती है, बट वो कैसे, यानी कि उनकी मदद कैसे करती है? चार चीजें, जैसे भी हमने एफएटीएफ की चार चीजें देखी थी ना, वो मॉनिटर करता है, रिव्यू करता है, प्रमोट करता है, कोलैबोरेट करता है। आईएमएफ के भी चार फंक्शन है। आईएमएफ का पहला फंक्शन है कि वो इकोनॉमिक और फाइनेंशियल सर्वेलेंस करता है। बाय इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल सर्वेलेंस what I mean ke it keeps an eye on the global economy and on the individual economies of the world
to see whether they are abiding by the rules and norms and जो कि establish किए गए हैं over the years by the IMF, by the World Bank, उनके ऊपर अमल क्या पैरा हो रहे हैं या नहीं हो. Second, and in my view, the most important function of the IMF is the technical assistance provided by the IMF in the form of suggestions to improve fiscal policies, monetary policies, exchange rate policies, trade policies, investment policies, loan policies. समझ रहे हैं आप? उनको टेक्निकल, पाकिस्तान को वही टेक्निकल असिस्टेंस फराहम की वो जो प्रोग्राम. थर्ड, जैसे कि हमें पता है कि वो लोन्स देता है, कि सिर्फ पैसे नहीं देता, पैसों के साथ असिस्टेंस भी है, उसके और काम भी है. 10 प्रोग्राम्स है IMF के जिनके तहत वो लोन देता है मुख्तलिफ कंट्रीज को. एंड देन फाइनली एक और इनका काम है रिसर्च एंड डेटा. रिसर्च एंड डेटा का मतलब ये है कि इसका काम है कि इट कीप्स अ रिपोजिटरी ऑफ द रिसर्चेस एंड डेटा ऑफ द इकोनॉमी अराउंड द वर्ल्ड. और ये बहुत एक पॉजिटिव सोर्स है, एक बहुत अहम सोर्स है फॉर द रिसर्चर्स एंड द इकोनॉमिस्ट्स. वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट और IMF की वेबसाइट, इट इज फुल ऑफ द डेटा अबाउट द कंट्रीज. तो ये इसका काम है एज एन ऑर्गेनाइजेशन. Before we head towards the adjustment program given by IMF to Pakistan, हमें थोड़ी सी हिस्ट्री पता होनी चाहिए पाकिस्तान की एंड IMF की. पाकिस्तान और IMF, पाकिस्तान इस टाइम अपने 22वें प्रोग्राम के अंदर है IMF के साथ, ठीक है. एंड आई शुड राइट इन 1947 में तो पाकिस्तान बना था, लेकिन पाकिस्तान जो पहले गया पहली बार IMF में वो था बैक इन 1958. That was the time when we went for the first time. लेकिन ओवर द इयर्स हमारी IMF जाने की जो फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज हो रही है. 1958 से 1988 तक हम 7 दफा गए, और 1988 से 2018 तक हम 15 दफा गए, और अभी भी उस एक प्रोग्राम के अंडर हैं, ठीक है. तो बात यह है कि वी गो टू फ्रीक्वेंटली, ठीक है, दैट्स अ मेजर कंसर्न. बट इससे भी बड़ा एक कंसर्न ये है, यानी कि ये सवाल है कि व्हाई डू वी कीप गोइंग बैक. व्हाई डू यू थिंक हम वापस क्यों जाते रहते हैं बार बार IMF के पास? 22 दफा गए. आई मीन इंडिया 93 में लास्ट दफा गया, बांग्लादेश आई थिंक 94 में लास्ट दफा गया. दैट्स इट, दे हैव नेवर वेंट आफ्टर दैट. बट हमने तो उसके बाद एक रेस लगाई है. Why do you think we keep going back? Because of our poor economic policies, or unable to bring reforms, relying on loans. Okay, तो वो तो चलो, वो तो देखें, अकाउंट डेफिसिट होना तो एक आउटकम है ना हमारा कुछ ना करने का. वही मैं कह रहा हूँ कि हम क्या नहीं करते. देखिए, आपने जो चीजें बताई हैं सारी बिल्कुल ठीक है, सही है, लेकिन उन सारी चीजों की वजह यह है कि हमारे मुल्क के अंदर पॉलिटिकल विल और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो नहीं. पॉलिटिकल विल जब तक नहीं होना आपके मुल्क के अंदर, आप पॉलिसीज नहीं जनरेट कर सकते. यू कांट टेक स्ट्रिक्ट एक्शंस दैट यू नीड टू टेक. ऑफ कोर्स जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना हो तब भी नहीं कर सकते. तो इस लैक ऑफ पॉलिटिकल विल और लैक ऑफ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की वजह से हमारी जो हिस्ट्री रही है वो एक चेकर्ड रही है. चेकर्ड यानी कि बुरी हिस्ट्री रही है. हमने हाफ हार्टेड इम्प्लीमेंटेशन की है जब भी हमने की है IMF की सजेशंस की. IMF यही, लेकिन हमने अभी तक इनकी ये बातें नहीं सुनी. ठीक हो गया. अब हम उस प्रोग्राम की तरफ चलते हैं जो कि पाकिस्तान को मिला हुआ IMF की तरफ से.
देखिए होता ही है कि whenever a country needs reforms, sorry, whenever a country needs loans, so what do? They write to IMF के हमारे इकोनॉमी को इतनी अमाउंट की, इतनी ड्यूरेशन की, और एक फला टाइम के लिए, ड्यूरेशन के लिए फला टाइप का एक लोन चाहिए। ठीक है, कंट्री खुद लिखती है। फिर IMF उस कंट्री की रिक्वेस्ट को रिव्यू करता है। ठीक है, और जो कमिटमेंट्स होती हैं कंट्री की, उनको पड़ता है, क्योंकि कंट्री कमिट भी कर रही होती है कि उस पैसे के थ्रू हम कैसे रिफॉर्म्स लेके आएंगे अपने मुल्क के अंदर, उनको भी रिव्यू करते हैं। एंड देन दे कम अप विद देयर ओन प्रोग्राम। ठीक है, फिर वो अपने प्रोग्राम के अंदर आते हैं। ओरिजिनली पाकिस्तान जिस प्रोग्राम के अंदर गया था बैक इन 2018-19, वो 38 मंथ्स का प्रोग्राम था। ठीक है, $6 बिलियन का। लेकिन ना तो अब वो प्रोग्राम 38 मंथ का रहा है, ना वो 6 बिलियन का रहा है। अमाउंट भी बढ़ चुकी है, अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट गवर्नमेंट, दैट अमाउंट हैज बीन इंक्रीज टू 8 बिलियन, व्हिच इफ इट्स ट्रू इट्स गुड। एंड सेकंड थिंग कि इसको एक्सटेंड कर दिया गया है इसको, क्योंकि पिछले 1-1.5 साल से स्टॉल पड़ा होता है ये, बिल्कुल। लेकिन IMF जब पैसे देता है, जो कि पाकिस्तान को मिल रहे हैं, कुछ मिल चुके हैं और ज्यादातर मिलने हैं अभी, उसके साथ एक एडजस्टमेंट प्रोग्राम भी देता है, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम, जिसको इन शॉर्ट हम सैप कहते हैं। ठीक है, और वही हमारे लिए इस टाइम इंपॉर्टेंट है उसको डिस्कस करना। फॉर एग्जाम्पल, जिसके अंदर जो बड़ी चीजें हैं जो कि उस डॉक्यूमेंट के अंदर है, वो क्या है, किस चीज की तरफ पॉइंट आउट करती है। देखिए, जो आपको मसले बताए थे ना अभी मैंने, फिजिकल एंड करंट अकाउंट डेफिसिट, पाकिस्तान की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, वो मोरलेस उन्हीं दो डेफिसिट्स के साथ जुड़ी हुई है। वन ऑफ देम फॉर एग्जांपल इज प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्टेट ओड एंटिटीज। ये सजेशन है, ये एक एडजस्टमेंट टेक्निक है IMF की तरफ से टुवर्ड्स पाकिस्तान। स्टेट ओड एंटिटीज क्या होती है? जो आपकी आपकी स्टील मिल्स है, जो PIA है, दीज आर जो स्टेट ओड एंटिटीज। अब IMF चाहता है कि पाकिस्तान उन स्टेट ओड एंटिटीज को जो कि ब्लीड कर रही है, जो कि पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह, स्टेट ओड एंटिटीज का मतलब है कि ये स्टेट खुद चलाती है, तनख्वाहें खुद देती है, डेफिसिट खुद बढ़ती है, और कहां से आते हैं वो पैसे? हमारे करंट एक्सपेंडिचर से। IMF wants that Pakistan should think about it. Pakistan should privatize PIA and state, जिसके ऊपर एक आप कह लें कि उसके आगाज हो चुका था, एटलीस्ट पिछली गवर्नमेंट के अंदर तो इसके ऊपर रिफॉर्म्स हो रहे थे, जो कि इट मेक सेंस टू। देखिए, आई एम नॉट सेइंग कि कंट्री शुडंट हैव स्टेट ओन्ड एंटिटीज। इफ हमारे मुल्क में जैसे फॉर एग्जांपल PSO है, ये भी तो एक स्टेट ओन्ड एंटिटी है, पाकिस्तान स्टेट ओन्ड, वर्किंग फाइन, डोंट प्राइवेटाइज इट, बट व्हाई नॉट स्टील मिल्स एंड PIA? Why should the government, why should the state be in the business? अब ये जो दो स्टेट ओन्ड एंटिटीज जिनका मैं नाम ले रहा हूँ, दे आर इन ह्यूज डेफिसिट्स। ठीक है, स्टील मिल्स 2016 से बंद पड़ी है, प्रोडक्शन नहीं है, तनख्वाहें भी जाती हैं, पेंशन भी जाती हैं, इनके जुर्माने भी जाते हैं जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट करके किया। तो कौन देता है वो? यू गाइस गिव इट, आई गिव इट, ऑल ऑफ अस गिव दैट मनी। सेम गोस फॉर PIA। तो प्राइवेटाइजेशन करने से फायदा क्या होगा कि एक तो जो एक बोझ है एक्सपेंडिचर के ऊपर, नेशनल एक्सचेकर के ऊपर, वो कम हो जाएगा। दूसरा, टैक्सेस जनरेट करने में मदद मिलेगा, बिकॉज इफ यू कैन प्राइवेटाइज देम वी कैन आल्सो पुट देम अंडर टैक्सेस। और तीसरा, पाकिस्तान को, अगर पाकिस्तान मेक्स बेटर, लाइक स्टील की बात करते हैं, अगर हम इसको इम्प्रूव करते हैं, तो वी कैन आल्सो एक्सपोर्ट इट एंड अर्न मनी। ये बात समझ आई? अच्छा, इसी तरह एक और उनकी रिकमेंडेशन है पाकिस्तान की तरफ, रिडक्शन इन द कॉर्पोरेट टैक्सेस। कॉर्पोरेट टैक्सेस और दोस्त टैक्सेस जो कि कॉर्पोरेशंस के ऊपर किए जाते हैं, यूजुअली मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस के ऊपर जो लगाए जाते हैं, एंड इन पाकिस्तान द रेट ऑफ कॉर्पोरेट टैक्सेस इज वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है, उसकी वजह ये है मोस्ट प्रॉब्ली वही जो हमारी रिग्रेसिव पॉलिसीज है,
that we try and extract most of the taxes from wherever we can. We assume that since these are such big, huge companies and working in Pakistan, why should not they pay high taxes? Rather than thinking कि हम अपनी जो बाकी की जो डायरेक्ट टैक्स रिजीम है उसको इम्प्रूव करें, हम इनडायरेक्ट टैक्सेस को, हम इन कॉर्पोरेट टैक्सेस को इंक्रीज करते हैं, जिससे क्या नुकसान होता है बताइए? व्हाट डू यू थिंक हैपेंस? Less investments, but less, it becomes less attractive. ठीक है, इसी तरह एक और जो मेजर है जो कि मैं, और इट्स लिटिल कॉम्प्लिकेटेड एंड वेरी कंट्रोवर्शियल, सब्सिडीज। ठीक है, सब्सिडीज जो कि हम गैस की मद में देते हैं, ऑयल की मद में देते हैं, फर्टिलाइजर्स की मद में देते हैं, चीनी की मद में, आटे की मद में। ठीक है, उसके खिलाफ है आईएमएफ कि हमें उस तरह नहीं है। अभी आपके सामने है, ठीक है, कि पाकिस्तान ने जब सब्सिडीज रिमूव की, आईएमएफ के कहने पे की ऑफ कोर्स, उससे पेट्रोल को क्या हुआ, महंगा हो गया। अब पेट्रोल अभी भी सस्ता है एज कंपेयर टू द रेट एट व्हिच वी आर बाइंग। इससे स्टेट को नुकसान होता है। ठीक है, इसके ऊपर मैं थोड़ी सी फर्दर मजीद बात करूंगा। आई विल टेक योर लीव नाउ बिकॉज आई हैव टू बी समवेयर, तो मैं आपको 10 मिनट जल्दी छोड़ूंगा। तो लेट मी जस्ट रिव्यू, हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट। लेट मी जस्ट रिव्यू फॉर व्हाटएवर वी हैव स्टडीड टुडे। ठीक है, वी स्टार्टेड आवर, ताकि फिर मैं आपके कुछ सवाल आता है तो वो भी मैं ले सकूं। Started our conversation with the OIC, an Islamic organization, Islam based, Muslim countries based organization, जिसके मकासद जो हमने बताए, safeguarding the interest of the Muslim community and standing up for the Palestinian cause, standing up for the Muslim solidarity, again creating the social, cultural and scientific connections and working and against all sort of discriminations. ठीक है, हमने ये बात की, but we also discussed about how utterly failed they have been in fulfilling those aims, and then discussed some of the reasons why is it a failure. It's not just about OIC, it's also like, you know, if you talk about the Muslim world in general, तो फिर उससे उसका क्या नुकसान होता है। दूसरी पर हमने बात की FATF की, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, अ वेरी यू नो, आप कह लें कि specific type of an institution in the world which deals with promoting and developing policies to counter terrorist financing and money laundering. ठीक है, इसकी बड़ी स्ट्रॉन्ग फंक्शंस हमने डिस्कस किए कि ये अपनी 40 रिकमेंडेशंस के मुताबिक कंट्रीज को मॉनिटर करती है, रिव्यू करती है, प्रमोट करती है, कोलैबोरेट करती है। स्पेसिफिकली कोलैबोरेशन इनकी IMF और सिक्योरिटी काउंसिल के साथ होती है, जिसके थ्रू वो इम्प्लीमेंट करवाते हैं अपनी पॉलिसीज को। फिर वी डिस्कस ब्लैक लिस्ट क्या है, प्री लिस्ट क्या है, ब्लैक लिस्ट होने से कैसे आपके बैंकिंग सेक्टर को, इन्वेस्टमेंट्स को, एक्सपोर्ट्स को, आपकी रेमिटेंसेस को, आपके ओवरऑल फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन को, आपके लोन्स को कैसे नुकसान होता है। एंड वी आल्सो डिस्कस सम ऑफ द disadvantages or some of the negative impacts that even the gray listed countries can face, such as Pakistan. And then we moved on and discussed what were those measures recommended by the FATF, those recommendations, those policy options given by the IMF, those regulatory and corrective measures. They pointed us towards those areas. Identification है, pursual है, application है, establishment है, you know, enhancement है, demonstration है, वो सारी चीजें हमने देखी। And had adherence to the Security Council Resolution 1373, 1267. And then we start with the IMF, and the major focus up till now has been finding out the structural problems of Pakistan related to our fiscal deficit and current account deficit. ठीक है, I know ये थोड़ा सा technical चीजें हैं, but then again you are appearing for a very difficult and multi-dimensional exam. You have to know about all of it. ठीक हो गया, and
आई एम होपिंग कि आपको ये इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ चीजें क्लियर हुई होंगी, बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड, हम में से मोस्टली लोग जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से आते हैं, अभी तो हमें तो नहीं इन चीजों का आइडिया होगा। स्लाइड शेयर्ड है, ठीक है हमजा। देखिए, केसेस का कोर्ट में होने से नेगेटिव इम्पैक्ट तब पड़ेगा जब उन केसेस को सही से डिसीजन ना लिया जाए, अदरवाइज नहीं पड़ेगा। ठीक है, स्लाइड्स आई थिंक आपको मैंने स्लाइड्स भेजी हुई है ना, प्लीज जरा दोबारा शेयर कर दीजिए, अगर कोई मिसिंग है उस चीज में तो उसको भी वो स्लाइड्स मिल जाए। ऑलराइट, चलें, मिलते हैं फिर इंशाल्लाह। टेक केयर ऑफ यू। यस एमन, ऑफ कोर्स, एनी वन ऑफ यू हैव स्लाइड्स, किसी के पास नहीं है? चलें, एक काम कीजिए, आई एम राइटिंग माई ईमेल एड्रेस, जस्ट वन ऑफ यू जिसको आप CR कहते हैं या जो भी आप कहते हैं, वो मुझे सिर्फ ईमेल करे, मैं उसको भेजूंगा आगे, फिर उसका काम है और आपका काम है। डू नॉट, नॉट एवरी वन शुड सेंड मी दोस। अगर मैंने एक स्लाइड भेजी है ना तो सारी भी भेजी हुई है, मैं कभी एक एक करके नहीं भेजता, सारी होंगी आपके पास। खैर, दिस इज माई ईमेल एड्रेस, ईमेल मी एक बंदा कोई आप में से, ठीक है? राइट योर बैच नंबर, जो भी है आपका बैच नंबर। चलो, ओके, टेक केयर। हाँ।